जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने क्लास नाइन्थ की जो फ़िज़िक्स है उसका यूनिट नंबर 3 जो है डायनेमिक्स, उसके बारे में हमने पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले तो हम डायनेमिक्स की जो फ़िज़िक्स की ब्रांच है इसको हम उसकी डेफिनेशन करेंगे। ये जो ब्रांच है ये मैकेनिक्स की ब्रांच है, जो कि चीज़ों की मोशन के बारे में हम स्टडी करते हैं इसमें। यानी ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड काज ऑफ इट्स मोशन, कि इसकी मोशन के काज क्या हैं। इस ब्रांच को हम कहते हैं डायनेमिक्स। तो बच्चों ये डेफिनेशन जो है आप लोगों ने ज़रूर करनी है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का, फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम के बारे में है। तो सबसे पहले हम फोर्स के बारे में पढ़ते हैं कि फ़ोर्स क्या है। फ़ोर्स की आमतौर पे दो डेफिनेशन जो है वो हो सकती हैं। एक तो ये कि फ़ोर्स एक एजेंसी है। फोर्स इज एन एजेंसी दैट मूव्स आर टेंड्स टू मूव, स्टॉप्स आर टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ ए बॉडी। ठीक है। इसके अलावा ये है कि फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। यानी फोर्स जो है वो ऐसी एजेंसी है, ऐसी चीज़ है जो किसी भी बॉडी को या मूव करती है या मूव करने की कोशिश करती है, या अगर कोई बॉडी मूव कर रही हो तो उसको वो स्टॉप करती है या स्टॉप करने की कोशिश करती है। इसके अलावा ये मूविंग बॉडीज़ की डायरेक्शन को चेंज करने की भी कोशिश करती है। एक तो ये डेफिनेशन हो गई। ठीक है। दूसरी डेफिनेशन जो ये है कि फोर्स जो है दैट इज़ डिफाइंड एज पुश एंड पुल इस कॉल्ड फोर्स। यानी इसके ज़रिए हम चीज़ों को पुश या पुल कर सकते हैं। ठीक है। इसको मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल से समझाती हूँ, जैसा कि आपकी बुक में भी डायग्राम्स जो हैं वो बनी हुई हैं। तो इसमें फ़र्स्ट जो है डायग्राम, इसमें एक प्लेयर है जो कि क्रिकेट बॉल को उसमें उसको बैट से किक लगा रहा है। ठीक है। तो उससे ये होगा कि ये फोर्स लगा रहा है, तो इससे बॉल की एक तो स्पीड बढ़ेगी, उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगा। ठीक है। और ये बॉल जो थी, जो पहले रेस्ट पर थी, ये बहुत आहिस्ता मूव कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करेगी। उसकी स्पीड को ये किक लगा के वो बढ़ा रहा है। दूसरा, ये बॉल की डायरेक्शन को भी चेंज कर रहा है। ठीक है। इसमें ये फोर्स की एक एग्जांपल है। दूसरी जो इसकी आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है, उसमें आप देखें कि एक बॉय जो है वो वॉल को पुश कर रहा है। तो ये वॉल को पुश करने की कोशिश कर रहा है, बेशक वो वॉल को मूव नहीं करवा सकता। तो क्योंकि वॉल जो है वो उसको बहुत ज़्यादा एक जगह पे फिक्स है और उसके मुकाबले में हैवी है, लेकिन वो फोर्स लगा के उसको मूव करवाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। तीसरी जो डायग्राम है उसमें आप देखें कि एक गोल कीपर है जो कि बॉल को जो कि मूव कर रही है उसको स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम फोर्स के ज़रिए चीज़ों को जो मूव कर रही हैं उनको हम रोकने की कोशिश भी कर सकते हैं, या उनको हम मूव भी करवा सकते हैं, या उनको हम जो है मूव करने की कोशिश कर सकते हैं, या स्टॉप करने की कोशिश कर सकते हैं, या हम उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। तो इस नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक इनर्शिया के बारे में है कि इनर्शिया जो है वो क्या होता है। इसकी भी जो डेफिनेशन है, एक्चुअली ये इनर्शिया जो है किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने में रेजिस्ट करती है, रुकावट डालती है, मुज़ाहिमत करती है। ठीक है। तो इसमें इसकी एक और जो है हम कह सकते हैं, इनर्शिया को डिफाइन कर सकते हैं कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ मास इज कॉल्ड इनर्शिया। इसका मतलब ये है कि इनर्शिया जो है एक्चुअली वो मास पे डिपेंड करती है। मतलब एक हैवी बॉडी होगी जो जिसकी मास ज़्यादा है, वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने में ज़्यादा रेजिस्ट करेगी, ज़्यादा मुज़ाहिमत देगी। और अगर एक लाइट बॉडी है तो उसकी उसकी जो स्टेट ऑफ मोशन होगी या स्टेट ऑफ रेस्ट होगी उसको हम इजीली चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इनर्शिया जो उस बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट को चेंज करने में मुज़ाहमत करती है। तो ज़्यादा मासिव बॉडी होगी तो उसका इनर्शिया जो है वो ज़्यादा होगा, और अगर कम जो है मासिव बॉडी होगी तो उसका इनर्शिया कम होगा। इसका मतलब ये है कि इनर्शिया जो है वो मास पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो चूँकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है उसका ताल्लुक भी इसी चीज़ से ही है, इनर्शिया से ही है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी ऐसे ही है कि जो है उसमें हमने पीछे आगे पढ़ना है, उसको हम नेक्स्ट आगे देखते हैं कि वो भी इनर्शिया पे ही बेस कर रहा है। इसलिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को भी लॉ ऑफ इनर्शिया ही कहते हैं। ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स, अब जो मैंने फोर्स के बारे में और इनर्शिया के बारे में बताया है आपको, इसमें आप देखें कि आपकी बुक के अंदर जो एक्सपेरिमेंट नंबर 3.1 है उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। इसमें उन्होंने ये कहा है कि आप एक गिलास लें और इस गिलास को आप कवर कर दें एक कार्डबोर्ड से, यानी एक गत्ते से, और उसके ऊपर आप एक कॉइन रख दें।
ठीक है। तो कॉइन जो है वो रेस्ट की हालत में उस कार्डबोर्ड के ऊपर पड़ा हुआ है। तो अगर हम उस गत्ते को एक किक मार के इसको हम गिराएंगे अपनी फिंगर से, इसको हम एक जर्क देंगे, एक झटका देंगे, तो गत्ता तो हमारे फिंगर से की जर्क से नीचे गिर जाएगा। लेकिन चूंकि कॉइन पहले भी रेस्ट पर था तो वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखने के लिए कोशिश करेगा और उसको चेंज नहीं करेगा। तो जैसे ही गत्ता उसके नीचे से निकल जाएगा तो कॉइन जो है वो, चूँकि वो रेस्ट पर है और इसके नीचे जब कोई सपोर्ट नहीं है, तो वो ग्लास के अंदर फ़ौरन से गिर जाएगा। सिमिलरली जो एक और डायग्राम है, इसमें नीचे की तरफ 3.6 फिगर है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक पेपर की स्ट्रिप है और उसके ऊपर हमने डिफरेंट कॉइन्स को स्टैक करके रखा हुआ है एक दूसरे के ऊपर। और हम अचानक से नीचे से जो कागज़ है, वो जो कागज़ की पेपर की स्ट्रिप है उसको निकाल लेते हैं, खींच लेते हैं। तो चूँकि वो सारे कॉइन जो हैं एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड हैं, रखे हुए हैं और रेस्ट की हालत में हैं, तो अगर हमने कागज़ को नीचे से निकाल भी दिया है तो नीचे वाला जो कॉइन है जो कि इमीडिएटली अटैच है उसके साथ, वो थोड़ा सा कागज़ के साथ मूव करेगा। लेकिन जो बाकी कॉइन्स हैं वो एक्चुअली उसके साथ मूव नहीं करेंगे, बल्कि अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखते हुए वो नीचे की तरफ गिरेंगे। ठीक है। तो ये दोनों, इन दोनों एग्जांपल्स में कॉइन्स ने अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखा। तो ये जो प्रॉपर्टी है उन कॉइन्स की कि उन्होंने अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए मुजाहिमत की या उसको मेंटेन रखा, इस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो मोमेंटम के बारे में है। तो मोमेंटम जो है एक्चुअली, अगर कोई बॉडी मूव कर रही होगी तो उसके अंदर मोमेंटम होगा, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसके अंदर मोमेंटम नहीं होता। तो इसका मतलब है कि मोमेंटम का डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो वेलोसिटी से है, कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है विद वेलोसिटी v, तो उसका जो मोमेंटम होगा वो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होगा। मास जो है उसको हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, तो मास m का और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो मोमेंटम होगा, और मोमेंटम को आमतौर पे हम p से शो करते हैं। और दूसरे लफ्ज़ में हम मोमेंटम को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी, कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके अंदर जितनी मोशन की क्वांटिटी है वो मोमेंटम है। ठीक है। तो ये जो मोशन की क्वांटिटी है एक्चुअली ये मास एंड वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। यानी अगर उस बॉडी की मास जो है वो ज़्यादा होगी तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, और अगर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तब भी उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो मोमेंटम है। ठीक है। तो अगर उसको मोमेंटम हम कांस्टेंट रखेंगे तो मास ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, यानी वो हैवी बॉडी आहिस्ता मूव करेगी। और अगर जो है उसका मोमेंटम हम कांस्टेंट रखें और मास कम हो तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, यानी लाइटर बॉडी जो है वो तेज़ मूव करेगी। ठीक है। तो इसका मतलब ये कि मोमेंटम जो है वो इन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। ठीक है। और इसकी जो ये इसकी इक्वेशन है P इज इक्वल टू एम वी, इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसकी यूनिट की बात करते हैं मोमेंटम की, तो m की यूनिट जो है वो किलोग्राम है मास की, और जो v है उसकी यूनिट होगी मीटर्स पर सेकंड। इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो मोमेंटम की जो यूनिट होगी वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको मोमेंटम का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इनको आपने अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है, उनको अच्छे तरीके से याद करना है। तो इसमें जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो क्या है कि ए बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ठीक है। यानी अगर कोई बॉडी जो है वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो उसी वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी, बशर्ते ये कि कोई नेट फोर्स उसके ऊपर एक्ट ना करे। तो यानी फोर्स जब एक्ट करेगी फिर तो वो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकती है, लेकिन जब तक कोई नेट फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं करती तो बॉडी अपनी स्टेट को मेंटेन रखेगी। नेट फोर्स से मुराद जो है वो रिजल्टेंट फोर्स है, कि अगर बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा फोर्सेज जो है वो एक्ट कर रही हैं तो उन तमाम फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो नेट फोर्स है। टोटल फोर्स जो इफेक्टिव फोर्स होगी वो नेट फोर्स है। ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि ये जो बॉडी की इसकी प्रॉपर्टी है ना, ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ये इनर्शिया के साथ मैच कर रहा है। इनर्शिया भी इस बॉडी की वही प्रॉपर्टी है जिसमें वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को या स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखती है, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी वही चीज़ है। जिसका मतलब है कि इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो कह सकते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट जो है वो इनर्शियल प्रॉपर्टी से इसका ताल्लुक है। इट डील्स विद द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसमें आपने बताना है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इसमें आपने इनर्शिया की डेफिनेशन भी बतानी है और फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन भी बतानी है, और फिर आपने बताना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से डील करता है, इसलिए दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया।
ठीक हो गया। उसके बाद इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी एक और एग्जांपल से कि अगर एक बस जो है वो जा रही है, उसके अंदर पैसेंजर्स जो हैं बैठे हुए हैं और बस जो है वो शार्प टर्न लेती है। तो शार्पली जो है वो टर्न लेते हुए क्या हो रहा है कि अचानक से बस जब मुड़ती है तो पैसेंजर जो है वो बाहर की तरफ गिरते हैं। ठीक है, तो वो क्यों गिरते हैं? वो इस वजह से गिरते हैं कि जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, बस स्ट्रेट जा रही है, सीधी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो उसके साथ जो पैसेंजर्स हैं वो भी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। तो अगर बस अचानक से मुड़ जाती है तो पैसेंजर्स जो है अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखेंगे, जिस डायरेक्शन में वो जा रहे थे उसी डायरेक्शन को मेंटेन रखेंगे। लेकिन चूंकि बस मुड़ गई है तो पैसेंजर को कोई सपोर्ट नहीं है अब मज़ीद, तो उनके गिरने का बाहर वाली साइड पे सीधी सीधी डायरेक्शन में उनके गिरने का चांस है, तो वो गिर सकते हैं, उनके लिए डेंजर है। ठीक है, तो इस डायग्राम को भी आपने जो है इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसको भी आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। इसमें यह है कि अगर कोई बॉडी है, उसकी मास m है और उसके ऊपर कोई नेट फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है, उस फोर्स को हम F से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो जो फोर्स एक्ट कर रही है उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन A पैदा करेगी, और जो उसकी जो डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन की वो वही होगी जो कि फोर्स की डायरेक्शन है। यानी अगर फोर्स उसको परे धकेल रही है, पीछे धकेल रही है, तो फोर्स उसकी जो मोशन की डायरेक्शन है वो भी पीछे की तरफ होगी। लेकिन अगर फोर्स जो है उसको अपनी तरफ खींच रही है तो फिर उसकी डायरेक्शन भी उसके अकॉर्डिंग होगी। तो ये जो एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर पैदा हो रहा है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो उस नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और ये जो एक्सेलरेशन है वो उस बॉडी की मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर हम इन दोनों को लिखेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे कि A इज़ प्रोपोर्शनल टू F। ये जो सिंबल बना हुआ है इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। ठीक है, तो दूसरी बात ये है कि ए जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हम मास को रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे, उसको बटे की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये आएगा ए इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/m। ठीक है, दोनों में ये साइन आ रहा है प्रोपोर्शनैलिटी का, तो हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, तो ए विल बी प्रोपोर्शनल टू F/m। तो हम इसको हम अरेंज करेंगे तो ये आएगा F प्रोपोर्शनल टू m में। तो ये जो कि यहाँ पे जो साइन है प्रोपोर्शनैलिटी का, उसको हम ख़त्म करके हम इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। तो इसके लिए लाजमी है कि हम कोई कांस्टेंट जो है इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाएं। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट के को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। के की जो वैल्यू होती है इस केस में वो आमतौर पे 1 होती है। जो सिंपल ये जो बनेगी इक्वेशन वो क्या बनेगी, F इज़ इक्वल टू एम ए। ये जो F इज़ इक्वल टू एम ए इक्वेशन है दैट इज़ मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो यहाँ से आप इसकी फ़ोर्स की डेफिनेशन को भी एक्सप्लेन कर रही है। तो फोर्स की जो यूनिट है वो चूँकि न्यूटन होती है, तो न्यूटन को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर एक बॉडी की मास जो है वो 1 किलोग्राम हो और वो उसके अंदर एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो 1 मीटर्स पर स्क्वायर सेकेंड हो रहा है, तो 1 × 1 1 आएगा। तो उस केस में जो उस पर फोर्स एक्ट हो रही है वो 1 न्यूटन होगी। ठीक है, इसका मतलब है कि न्यूटन जो है वो किलोग्राम मीटर्स पर स्क्वायर सेकेंड के इक्वल है। ठीक हो गया। तो उसके बाद आई थिंक ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिकली इसको प्रूव करना है, और एंड में आपने न्यूटन की डेफिनेशन जो है उसको भी एक्सप्लेन करना है। उसके बाद जो आपका इसमें एग्जांपल्स हैं, तो एग्जांपल 3.1 है, इसमें आप देखें कि फाइंड द एक्सेलरेशन दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ 20 न्यूटन फोर्स इन मास ऑफ 8 किलोग्राम। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि आपको एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। पहले आप डाटा लिखेंगे, डाटा में आप डाटा की हेडिंग दे के आप लिखेंगे कि इसमें F जो है वो 20 न्यूटन है और मास जो है वो 8 किलोग्राम है। तो आपने A फाइंड करना है, A के आगे आपने क्वेश्चन मार्क डाल देना है। ठीक है, इसमें आप देखें F, M और A तीन चीज़ें इसमें यूज़ हो रही हैं। तो आपने सिंपल जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जो फार्मूला है, इक्वेशन है F इज इक्वल टू M में, उसको यूज़ करना है। F की जगह पे आप 20 न्यूटन फोर्स लिखेंगे, M की जगह पे 8 किलोग्राम, और A को आप सेम ऐसे ही लिखेंगे, A हमने फाइंड करना है। तो आप 8 को दूसरी साइड पे ला के 20 पे डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर 2.5 मीटर्स पर स्क्वायर सेकेंड आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका एक्सेलरेशन जो है उसकी वैल्यू 2.5 मीटर्स पर स्क्वायर सेकेंड है। तो ये इसका आंसर होगा। सिमिलरली जो इसी एग्जांपल 3.2 है उसमें क्या है कि ये फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास m 5 किलोग्राम produces an acceleration of 10 meters per square second. What acceleration the same force will produce in the body of mass 8 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पे सेम फोर्स की बात हो रही है, यानी फर्स्ट केस और है, सेकंड केस और है, और दोनों केसेस में सेम फोर्स एक्ट हो रही है। तो फर्स्ट केस में जो मास है इसको m1 से रिप्रेजेंट करेंगे, m1 5 होगा, 5 किलोग्राम, और जो एक्सेलरेशन है इसका उसको हम a1 से रिप्रेजेंट करेंगे, वो 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड होगा। और सेकंड केस में जो एक्सेलरेशन है
वो हमने फाइंड करना है, A2 हमने फाइंड करना है, और मास M2 जो है वो 8 किलोग्राम है। तो चूँकि F इज इक्वल टू एम ए होता है, तो फर्स्ट केस में F इज इक्वल टू M1A1 और सेकंड केस में F इज इक्वल टू M2A2। क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में ही कहा है कि दोनों केसेस में फोर्स सेम है, तो इसका मतलब ये है कि M1A1 विल बी इक्वल टू M2A2। तो यहाँ पे हमें जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो हम पुट करेंगे, और जो वैल्यू नहीं दी हुई वो हमने फाइंड करनी है। तो M1 की जगह 5, A1 की जगह 10, M2 की जगह 8 हम पुट करेंगे, और इनको हम सॉल्व करेंगे A2 के लिए। तो A2 का आंसर आ रहा है 6.25 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, इसी के साथ हम इस एग्जांपल को भी हम सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जो इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है 3.3, इसमें क्या है कि एक साइक्लिस्ट है, उसकी मास जो है 40 किलोग्राम है, वो एक्सर्ट कर रहे फोर्स 200 न्यूटन। तो ये जो 200 न्यूटन है ये अप्लाई कर रहा है फोर्स, तो ये अप्लाइड फोर्स होगी, उसको हम एफ नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। मास जो है 40 किलोग्राम, एम हो गई, एम 40 किलोग्राम हो गई, और जो अप्लाइड फोर्स एफ नॉट है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 200 न्यूटन, और वो उसको टू मूव द हिज बाइसिकल विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर्स पर स्क्वायर सेकंड। तो ए जो है वो 3 मीटर्स पर स्क्वायर सेकंड होगा। तो हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर्स। तो इसमें हमने जो साइकिल है उसके जो टायर्स हैं उसके और रोड के दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमने फाइंड करनी है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि एक तो आपने जो इस वक्त नेट फोर्स है जिसके अंडर वो साइकिल मूव कर रहा है वो सिंपल एफ़ से रिप्रेजेंट करेंगे। वो एफ इजिकल टू एम में हम इस फार्मूले से एफ़ को हम फाइंड कर लेंगे। मतलब एम 40 किलोग्राम होगा और ए जो है वो 3 मीटर्स पर स्क्वायर सेकंड होगा। तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये नेट फोर्स जो कि जिसके अंडर साइकिल मूव कर रहा है वो हमने फाइंड कर लेनी है। तो नेट फोर्स हम कैसे फाइंड करते हैं कि एक तो अप्लाइड फोर्स है एफ नॉट, ठीक है, एक जो रोड के और साइकिल के जो टायर्स हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो उसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो जितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रही है उतनी फोर्स जो है अप्लाइड फोर्स में से कैंसिल आउट हो जाएगी, बाकी जो फोर्स बचेगी वो नेट फोर्स होगी। ठीक है, यानी हम अप्लाइड फोर्स में से हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को माइनस कर दें, तो जो बाकी फोर्स बचेगी वो नेट फोर्स, वो इफेक्टिव फोर्स है जिसके अंडर साइकिल जो है वो मूव कर रहा है। तो हमने नेट फोर्स जो है उसकी जगह इसका फार्मूला लिखेंगे, नेट फोर्स इक्वल टू अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और नेट फोर्स जो है 120 न्यूटन हो गई, अभी हमने फाइंड की। अप्लाइड फोर्स क्वेश्चन में दी हुई है 200 न्यूटन, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे। तो यहाँ से हम एफ़ को पॉजिटिव साइड पे ले आएंगे। ठीक है, तो 200 में से हम 120 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 80 न्यूटन जो है वो आ रहा है। ठीक है, आई थिंक ये एग्जांपल भी आपको क्लियर हो गई होगी। और फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो मास एंड वेट के बारे में है। आमतौर पे हम जब कोई बात करते हैं कि इसका वेट इतना है तो उसको हम किलोग्राम में ले रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि मास को और वेट को हम सेम जो है डायमेंशन में हम ले रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। मास जो है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर है, किसी बॉडी के अंदर कितनी मकदार में मैटर है वो इसकी मास है, और जो इसकी यूनिट है वो किलोग्राम है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और ये एक फ़िक्स क्वांटिटी है, यानी ये नहीं होगा कि यहाँ पे तो इस जगह पे तो इसकी मास और है, किसी और जगह पे इसकी मास और है। ये एक फ़िक्स क्वांटिटी है। अगर हमने किसी मास को कंपेयर करना हो या फाइंड करना हो तो स्टैंडर्ड मासेस को हम यूज़ करते हैं, बीम बैलेंस के ज़रिए हम उसको फाइंड करते हैं कि एक साइड पे हमने हमने मास जिसकी मास हमने कंपेयर करनी है या फाइंड करनी है उसको रखेंगे, दूसरी साइड पे हम स्टैंडर्ड मासेस को रखेंगे और हम बीम को बैलेंस करेंगे। तो जब दोनों साइड जो हैं वो बैलेंस हो जाएंगी तो फिर हम जो स्टैंडर्ड मासेस हैं उनके साथ हम कंपेयर करके अननोन मास फाइंड कर सकते हैं, या हम देख सकते हैं कि जो हमारी मास है वो स्टैंडर्ड मासेस से कितनी कम और कितनी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद वेट जो है वो एक्चुअली फोर्स है, अर्थ ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उस बॉडी के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो वेट है। क्या बताया मैंने आपको कि अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो अर्थ की तरफ से बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रही है एक्चुअली वो उस बॉडी का वेट है। उसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एम जी। जी क्या है इसमें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। क्योंकि वेट जो है फोर्स है और फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, तो वेट की यूनिट भी न्यूटन होगी, और चूँकि फोर्स जो है फैक्टर क्वांटिटी है इसलिए वेट जो है वो भी एक फैक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो इसको अगर एक बॉडी की मास जो है वो 1 किलोग्राम है और जो एक्सेलरेशन है जी उसकी वैल्यू जो होती है एक्चुअली 9.8 होती है, लेकिन आमतौर पे हम इसको 10 मीटर्स पर स्क्वायर सेकंड ले लेते हैं। तो हमने उसकी अगर वेट फाइंड करना हो तो उसको मास को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो हम उसका वेट जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली लैब के अंदर हमने किसी बॉडी का अगर वेट फाइंड करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस यूज़ करते हैं। स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर स्केल लगा हुआ होता है, इसके ऊपर नंबर लिखे हुए होते हैं और नीचे जो है वो स्प्रिंग होता है, उसके साथ हमने उस बॉडी को हैंग करना होता है। तो जो उसका पॉइंटर होता है वो नीचे खिंच जाएगा स्प्रिंग के साथ, और जिस नंबर के ऊपर वो रुकेगा वो नंबर हम नोट कर लेंगे, तो वो नंबर जो है एक्चुअली वो उस बॉडी का वेट होगा। यानी वेट को हम स्प्रिंग बैलेंस की मदद से मेजर कर लेते हैं। हो गया क्लियर? उसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट है, इसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। ये एक्शन और रिएक्शन के बारे में है कि एक बॉडी ए, सपोज हम उसका नाम ए रखते हैं, दूसरी बॉडी बी है, तो फर्स्ट बॉडी ए जो है सेकंड बॉडी बी के ऊपर अगर फोर्स एक्सर्ट कर रही हो तो वो जो फोर्स होगी वो एक्शन फोर्स होगी। ठीक है। उसके जवाब में जो सेकंड बॉडी बी है वो फर्स्ट बॉडी के ऊपर ए के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करेगी वो उसकी रिएक्शन फोर्स होगी। तो एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स, ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो इक्वल और अपोजिट होती हैं। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है कि टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। ठीक है। कि जब भी हम एक्शन की बात करते हैं लाजमी है कि उसके साथ कोई ना कोई रिएक्शन भी हो जो कि उसके इक्वल और अपोजिट होगा। उसकी डायरेक्शन जो है वो उसकी अपोजिट होगी, लेकिन जो उसकी मैग्नीट्यूड है उन दोनों की सेम होगी। इसको भी हम ज़रा यहाँ पे एग्जांपल की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। ये जो आपके एक टेबल है उसमें जैसे कि डायग्राम में शो हो रहा है, एक टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है। इस बुक के ऊपर आप देखें दो किस्म की फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही हैं। एक वेट फोर्स है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एक टेबल की रिएक्शन फोर्स है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है। यानी बुक जो है अपने वेट की वजह से टेबल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेस कर रही है, दबा रही है। तो बुक जो टेबल के ऊपर फोर्स लगा रही है अपने वेट की वजह से वो एक्शन फोर्स है, और उसके रिजल्ट में जो टेबल की जो सरफेस है वो बुक के ऊपर जो रिएक्शन फोर्स लगा रही है वो अपवर्ड फोर्स है। चूँकि ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। सेम बॉडी पे ये फोर्सेस जो हैं वो लग रही हैं, तो इसमें सॉरी सेम बॉडी पे तो नहीं लग रही, लेकिन ये दोनों फोर्सेस जो हैं इक्वल हैं, अपोजिट हैं, तो उनकी जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो ज़ीरो होगी। इसलिए जब रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो होगी तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होता है, तो बुक जो है वो मूव नहीं करेगी, बुक जो है वो रेस्ट की हालत में पड़ी रहेगी। इसकी एक और एग्जांपल है, जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि एक बैलून है, उसके अंदर हवा भरी हुई है, उसको हम छोड़ देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं एयर के अंदर, तो उसके अंदर से हवा जो है बाहर निकलेगी। यानी बैलून जो है वो एयर के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है उसको बाहर निकालने के लिए वो एक्शन फोर्स है। ठीक है। वो एयर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है एयर के ऊपर, तो इसका मतलब है कि एक्शन फोर्स जो है वो एयर के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो एयर जो है उसके रिएक्शन में बैलून के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से बैलून जो है वो अपवर्ड मूव करेगा। तो बैलून की फोर्स जो होगी वो एक्शन होगी और एयर की फोर्स जो है वो रिएक्शन होगी। सिमिलरली यहाँ पे एक और जो एग्जांपल है, जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि एक रॉकेट है। जब वो स्पेस के अंदर ट्रैवल कर रहा होता है तो उसके अंदर डिफरेंट गैसेस हैं जो कि एज ए फ्यूल काम कर रही होती हैं। जब वो जलती हैं, गैसेस बर्न होती हैं, तो वो बाहर निकलती हैं। रॉकेट उन गैसेस को बर्न करता है और बाहर निकालता है, उनके ऊपर फोर्स लगाता है ताकि वो बाहर निकलें। और वो रॉकेट जो है उनके ऊपर फोर्स लगा रहा है, वो पीछे बैकवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो उसके रिजल्ट में जो गैसेस हैं वो रॉकेट के ऊपर फॉरवर्ड एंड अपवर्ड फोर्स लगाती हैं। तो रॉकेट जो फोर्स लगा रहा है वो एक्शन है, जो गैसेस फोर्स लगा रही हैं वो रिएक्शन है, जिसके अंडर जो रॉकेट है वो कॉन्टीन्यूसली मूव करता रहता है, क्योंकि गैसेस जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली निकल रही होती हैं, रॉकेट उनके ऊपर कॉन्टीन्यूसली फोर्स लगा रहा होता है। तो गैसेस भी रॉकेट के ऊपर कॉन्टीन्यूसली रिएक्शन फोर्स लगा रही होती हैं, तो रॉकेट जो है वो मूव करता चला जाता है। ठीक है। तो ये जो है एग्जांपल्स हैं जिसमें आपने एक्शन को रिएक्शन को मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। इसको आप अच्छी तरह देखें, बार बार इस पर गौर करें कि किस तरीके से इसमें एक्शन और रिएक्शन जो है वो काम कर रहे हैं। तो आपकी बुक में ये कुछ क्विज दिए हुए हैं जिसमें ये क्वेश्चंस हैं। उन्होंने पूछा हुआ है कि आपने अपनी पाम को, अपनी हथेली को अपने फैलाना है और उसके ऊपर आपने बुक रखनी है, तो हाउ मच फोर्स यू विल नीड टू प्रिवेंट द बुक फ्रॉम द फॉलिंग, कि आपको बुक को गिरने से बचाने के लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स इसमें हम देखते हैं कि जितना उस बुक का वज़न होगा, जितना उस बुक का वेट होगा, उतनी ही फोर्स हमें अपोजिट डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी ताकि वो नीचे ना गिरे, उसके वेट की इक्वल फोर्स। ठीक है। और सेकंड जो है क्वेश्चन वो क्या है कि विच इज़ द एक्शन फोर्स। तो इसमें यह है कि जो बुक का वज़न है जो कि हथेली के ऊपर, पाम के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, वो एक्शन फोर्स है। उसके रिजल्ट में जो पाम है, हथेली है, बुक के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, वो उसकी रिएक्शन फोर्स होगी। ठीक है। तो फिलहाल इसमें उन्होंने जस्ट एक्शन पूछे है, तो आपने बताना है कि एक्शन जो है बुक का जो वेट है, वेट फोर्स है, वो एक्शन फोर्स है।
और इसमें थर्ड क्वेश्चन है, इज़ देयर एनी रिएक्शन, इफ़ येस देन व्हाट इज़ डिफरेंस। तो इसमें बताएंगे आपकी जो है रिएक्शन फोर्स जो है वो पाम की तरफ से, हथेली की तरफ से होगा बुक के ऊपर, तो वो रिएक्शन फोर्स होगी। और उन दोनों में डिफरेंस ये है कि दोनों एक्शन और रिएक्शन जो है एक तो वो अपोजिट हैं, दूसरा एक्शन जो है वो एक्ट कर रहा है बाय द बुक ऑन द पाम, और जो रिएक्शन है वो बाय द पाम ऑन द बुक एक्ट कर रहा है। यानी एक्शन और रिएक्शन जो है वो दोनों डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर एक्ट कर रही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो उसके बाद जो इसमें हमने उसके एक्सरसाइज के बारे कुछ जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो इनर्शिया से फोर्स से मुतालिक हैं उनको हम देखते हैं, ताकि आपको अच्छी तरह कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। आपकी एक्सरसाइज में जो 3.2 क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने कहा है डिफ़ाइन द फॉलोइंग टर्म्स, तो इसमें आपने इनर्शिया को डिफ़ाइन करना है। तो ये मैं बता चुकी हूँ इनर्शिया को इस वीडियो के स्टार्ट में। मोमेंटम के बारे में भी हमने पढ़ लिया है, फोर्स के बारे में, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है एक्चुअली, ये ऐसी फोर्स है जो किसी बॉडी की मोशन के अपोजिट होती है, उसकी मोशन को रोकने की कोशिश करती है। ठीक है, अगर कोई बॉडी जो है किसी सरफेस के ऊपर, किसी भी सरफेस के ऊपर कोई बॉडी अगर मूव कर रही हो तो उस सरफेस की तरफ से उस बॉडी की मोशन को रोकने के लिए जो फोर्स होती है दैट फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये फोर्स जो है बॉडी की मोशन के अपोजिट होती है, और जो उस बॉडी को मूव करवाने के लिए हम फोर्स लगा रहे होते हैं, और हम उस फोर्स के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है। उसके अलावा सेंट्रीपिटल फोर्स है इसमें, तो ये आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसको देखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। उसके बाद जो 3.3 क्वेश्चन है उसमें ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड लॉस वेट, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं वीडियो के शुरू में। एक्शन और रिएक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और जो फ्रिक्शन है इसके बारे में हमने आगे नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जो 3.4 है कि व्हाट इज़ द लॉ ऑफ इनर्शिया, तो लॉ ऑफ इनर्शिया को भी आपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करना है और उसको बताना है कि वाई इट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। उसके बाद ये है कि वाई इज़ इट डेंजरस टू ट्रैवल ऑन द रूफ ऑफ द बस, कि बस की छत के ऊपर ट्रैवल करना जो है वो डेंजरस क्यों है, क्योंकि जब बस अचानक से ब्रेक लगाएगी तो पैसेंजर्स तो मूव कर रहे थे बस के साथ, तो वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन रखेंगे, बरकरार रखेंगे, इसमें चेंज को रजिस्ट करेंगे, और बस तो रुक जाएगी। जब बस रुकेगी पैसेंजर्स आगे मूव करते रहेंगे तो उनके गिरने का ख़तरा होगा, इसलिए जो है ना उनकी छत पे बैठना जो है वो डेंजरस है। ठीक है, उसके बाद ये जो 3.6 क्वेश्चन है कि वाई डज ए पैसेंजर मूव्स आउटवर्ड व्हेन अ बस टेक्स अ टर्न, तो इसके बारे में भी हम जो वीडियो के स्टार्ट में जो डायग्राम उसकी एक फिगर बनी हुई थी, पिक्चर बनी हुई थी, तो वह मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वो क्यों आउटवर्ड गिरेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है force with the change, how can you relate with the force with the change of momentum of a body, तो ये अभी हमने इसको नेक्स्ट टॉपिक में हम क्लियर करेंगे। तो आई थिंक ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है जो 3.5 तक 6 तक हैं, 3.6 तक जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे टॉपिक से, आज वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा है उससे मुतालिक थे, तो इनको आप लोगों ने अच्छी तरह याद करना है ताकि ये आपके इनमें कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, उसके बाद जो इनके प्रॉब्लम्स हैं इस टॉपिक से मुतालिक वो हम देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूविंग अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर्स पर स्क्वायर सेकेंड, तो व्हाट इज़ इट्स मास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको फोर्स दी हुई है और आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो आपने मास फाइंड करना है, तो F इज इक्वल टू एम ए और M इज इक्वल टू एफ ओवर ए। ठीक है, तो आपने 20 को 2 पे डिवाइड करना है, तो 10 किलोग्राम जो है मास की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जो 3.2 क्वेश्चन है इसमें वेट ऑफ ए बॉडी जो है आपको दिया हुआ है 147 न्यूटन, और इसमें हमने मास फाइंड करना है, तो एक्चुअली W जो है वो mg के इक्वल होता है, तो mg विल बी इक्वल टू 147। यहाँ से अगर आप मास फाइंड करेंगे तो g को आप दूसरी साइड पे लाके डिवाइड कर देंगे, यानी कि 10 को आप 147 ऊपर रखेंगे, 10 को नीचे रखेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर जो है वो 14.7 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, m इज इक्वल टू W ओवर g। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसकी मास फाइंड करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट ए बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम फ्रॉम फॉलिंग, तो 10 किलोग्राम मास दी हुई है, तो उसका पहले वेट फाइंड करेंगे W इज इक्वल टू एम जी के मुकाबले में, कि 10 को 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 न्यूटन जो है इसका वेट आएगा, तो जितना इसका वेट होगा उतनी ही आपको फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि उस बॉडी को फॉल होने से आप प्रिवेंट कर सकें, उसको रोक सकें। तो वो चूँकि इसका वेट जो है वो 100 न्यूटन है, तो आपको 100 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि वो बॉडी ना गिरे। ठीक है, तो नीचे आपने इसमें मेंशन, पहले आप वेट फाइंड करेंगे, फिर आप नीचे मेंशन करेंगे कि 100 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम फ्रॉम फॉलिंग। ठीक है, उसके बाद जिसका 3.4 प्रॉब्लम है
फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 किलोग्राम। इसमें आपको फोर्स एफ दी हुई है, मास एम दिया हुआ है, आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। इसमें अगेन वही क्वेश्चन आएगी, एफ इज इक्वल टू एम ए और ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम, यानी 100 को आपने 50 पे डिवाइड करना है तो हमारा आंसर जो है वो 2 आएगा और उसके साथ आपने यूनिट लाजमी मेंशन करनी है। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 2 मीटर्स पर स्क्वायर सेकंड। ठीक है, उसके बाद इसमें अगेन जो 3.5% है, अ बॉडी हैव वेट 20 न्यूटन, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट्स वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड। तो इसमें आपको वेट दिया हुआ है और आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है, आपने फोर्स फाइंड करनी है। तो फोर्स का फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एम ए। इसमें आपको ए तो दिया हुआ लेकिन मास नहीं दिया हुआ, तो फर्स्ट आप मास फाइंड करेंगे वेट वाले फार्मूले से, यानी वेट इज इक्वल टू एम जी और एम जी आपको दिया हुआ है 20 न्यूटन। यहाँ से आप मास फाइंड करेंगे 20/g, 20/10। तो 20/10 से आप मास फाइंड कर लेंगे, तो 20/10 से इसका जो आंसर है वो 2 आएगा। और फिर आपने इसको वर्टिकली इसको अपने एक्सेलरेशन के अंदर इसकी जो इसकी मास की वैल्यू है एफ इज इक्वल टू एम ए, तो इसमें आपने पुट करके इनका आंसर निकालना है, एक्सेलरेशन जो है इसमें फाइंड करना है। तो आई थिंक ये 3.5 तक जो क्वेश्चन हैं वो आप हमारे आज वाले टॉपिक से मुतालिक थे, तो इनको आप देख लीजिएगा, अच्छी तरह कीजिएगा इनको। ठीक है, तो आई थिंक ये काफ़ी हद तक आपको फोर्स, इनर्शिया और जो लॉज ऑफ मोशन है वो क्लियर हो गए होंगे। कोई अगर क्वेश्चन आप लोगों को समझ नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। तो हो सकता है वो जो है मैं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर उसका आंसर दे दूँ, या हो सकता है हम जो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे जो बाकी जो टॉपिक्स हैं उनके मुतालिक, या जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनके मुतालिक, तो उसमें वो आपको क्लियर हो जाए। तो इसमें आई थिंक इसको आप बार बार देखें ताकि आपको सारा जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाए। तो मेरी दुआ है कि आप इसमें हमेशा कामयाब हो अपनी स्टडीज़ में। तो बच्चों शौक़ से जो है आप लोग स्टडी करें ताकि आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट आए। ठीक है, तो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।